हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम जीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 7 जनवरी को हुआ था उसका ज्योग्राफी वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो पेपर 2 में आया था। पेपर 2 में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन आया था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये ज्योग्राफी वाला पार्ट। इसके अलावा पेपर 1 हमारा डिस्कस हो चुका है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का, कवल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैंने आपको पहले भी जो हमारा क्रैश कोर्स है मैंने उसमें भी बोला था कि टाइगर रिजर्व वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो कवल टाइगर रिजर्व था उसके बारे में पूछा है, तो ये तेलंगाना में लोकेटेड है और अभी रिसेंटली ये न्यूज में भी था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ब्यास रिवर तो है, जांस्कर रिवर भी है, श्योक रिवर भी है, कामिंग रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, द फैक्टर्स दैट कॉज द वेरिएशन इन इंसोलेशन आर। कौन कौन से फैक्टर है जिसके वजह से इंसोलेशन में वेरिएशन आता है। पहला, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। सही बात है, एटमॉस्फेयर में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना इंसोलेशन में वेरिएशन आएगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ठीक है, लैंड के कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत डिपेंड करता है। सैंड है, ठीक है, कि वाटर है, कि ग्रीन एरिया है, तो उसके हिसाब से इंसोलेशन चेंज होता है। फिर लेंथ ऑफ द डे, डे की लेंथ कैसी है उसके हिसाब से इंसोलेशन चेंज होता है। विंटर में डे लेंथ छोटी होती है तो इंसोलेशन कम होता है, समर में इंसोलेशन ज्यादा होता है क्योंकि डे लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो क्या पूछा है, करेक्ट आंसर कौन सा है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, द टर्म डेमोग्राफिक ट्रैप इज यूज्ड बाय द डेमोग्राफर्स टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो डेमोग्राफिक ट्रैप है जो डेमोग्राफर्स यूज करते हैं वो किस कौन सा कॉम्बिनेशन बताता है। ठीक है, तो सब रिप्लेसमेंट लेवल, फर्टिलिटी रेट्स नहीं, हाई फर्टिलिटी रेट ये बताता है, और डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी रेट ये दोनों बताता है। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी भी नहीं बताता है। कौन सा करेक्ट आंसर ये पूछा है डेमोग्राफिक ट्रैप के बारे में जो डेमोग्राफर्स यूज करते हैं। तो हाई फर्टिलिटी रेट और डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी ये दोनों ही टर्म्स को यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन में। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, while picking names for the cyclones countries need to follow some rules। ठीक है, साइक्लोन्स के बारे में कंट्रीज को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द गाइडलाइंस अडॉप्टेड व्हाइल नेमिंग द साइक्लोन्स। कौन कौन सी गाइडलाइंस दी जाती हैं जब साइक्लोन का नेम अडॉप्ट किया जाता है। पहला, द प्रपोज्ड नेम शुड बी न्यूट्रल टू द रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चर। ये एकदम सही बात है, कोई भी रिलीजियस और कल्चर से बिलीव नहीं होना चाहिए जो भी नेम प्रपोज किया गया। और दूसरा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 5 लेटर्स। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। द नेम शुड बी अ न्यू एंड विल नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, एकदम नया और यूनिक नेम रखा जाता है, ये एकदम सही है। क्या ऑप्शन पूछा, करेक्ट आंसर पूछा है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियाज मेनलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टुगेदर इज मोर देन द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड फ्रंटियर। तो ये बोल रहा है कि जो इंडिया का मेन टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, इंडिया के मेन लैंड की, कोस्ट लाइन की, लक्षद्वीप आइलैंड की, अंडमान निकोबार आइलैंड की, ये सब मिला के ज्यादा है इंडिया के लैंड फ्रंटियर से। तो ये एकदम गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो काफी बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला जो पूरा लैंड फ्रंटियर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोस्ट लाइन प्लस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड से। तो पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar। ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, ये मैप वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका क्या स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा पूछा है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो करेक्ट है, पहला वाला जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसिडिक रॉक्स। एसिडिक रॉक्स के बारे में पूछा है, तो दीज रॉक्स आर पुअर इन सिलिका, ये गलत है। ठीक है, दूसरा, दीज रॉक्स कूल फास्ट एंड इट डज नॉट स्प्रेड फार अवे। ठीक है, ये जो रॉक्स होती हैं वो जल्दी ही ठंडी हो जाती हैं और ये स्प्रेड नहीं होती है एक दूसरे से, ये भी एकदम सही है।
ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड द फेल्डस्पार आर द एग्जांपल ऑफ द एसिडिक रॉक। ये भी सही है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट। ये एकदम सही है। वेस्टर्न घाट आर मोर डिसकंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट एंड हाईली इरोडेड। ये गलत है। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस रेंजेस है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है, ठीक है। तो सेकंड वाला तो गलत है। तीसरा, जावादी हिल्स, पालकोंडा रेंज एंड नल्ला मल्ला हिल्स आर द पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये गलत है। जावादी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्ला मल्ला हिल्स जो है वो किसकी पार्ट है, ईस्टर्न घाट के पार्ट है, यहाँ पे कहीं आती है वो, तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्या पूछा, करेक्ट कौन सा है, तो पहला ही वाला करेक्ट है, बाकी वाले सारे गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंटर सॉल्स्टाइस। ठीक है, विंटर सॉल्स्टाइस के बारे में पूछा है। इट इज द डे व्हेन द नॉर्थ पोल इज मोस्ट टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, ये एकदम सही है। मोस्ट टिल्टेड नॉर्थ के अकॉर्डिंग सॉल्स्टाइस माने जाते हैं। तो विंटर कब आएगा, जब नॉर्थ पोल जो है वो सन से दूर होगा, इस वजह से तो वहां ठंडक रहेगी, ठंडक रहेगी तो विंटर रहेगा। तो इस वजह से नॉर्थ पोल जब सन से दूर रहता है तब विंटर सॉल्स्टाइस आता है, एकदम सही है। सॉल्स्टाइस का मतलब क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस मतलब विंटर में एक ऐसा दिन जिस दिन रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है, ठीक है। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द सदर्न हेमीस्फीयर। ये भी सही है, क्योंकि सदर्न हेमीस्फीयर में होता है, नदर्न हेमीस्फीयर में सन की रेज नहीं आती, इस वजह से वहां विंटर होता है। सदर्न हेमीस्फीयर में सन की रेज जाती है, साउथ पोल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है सन के, तो वहां पे समर चल रहा होता है, जो हमारे नॉर्थ में विंटर चल रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन। 10 डिग्री चैनल जो है वो किस किस के बीच में पाया जाता है, तो ये अंडमान निकोबार किसी ने पढ़ा होगा, तो उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, उसमें से लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये वाला नीचे वाला जो है, यहाँ लिटिल अंडमान है, ये निकोबार है, ठीक है। कार निकोबार के बीच का जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार अधिकतर क्लासेस में इसको कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, सतलज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास। सतलज रिवर इंडिया में किस पास के थ्रू आती है, तो शिपकेला पास के थ्रू आती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज के बारे में बोला है। पहला है, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इज डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। फिर मेघालय प्लेटू रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज अ हाईली इरोडेड सरफेस। ये एकदम सही है, ठीक है। इनको साउथ वेस्ट मानसून से ही, क्योंकि इंडिया में ये साउथ वेस्ट मानसून होती है, इसकी दो ब्रांच होती है, एक इधर जाती है, तो यहाँ पे जाके ये फनलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इस वजह से मौसिम राम और चेरापूंजी दो ऐसी जगह है जो जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। तीसरा, ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन कोल एंड यूरेनियम रिजर्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मेघालय प्लेटू। ये गलत है, कोल और यूरेनियम के अच्छे रिजर्व्स है वहां पे। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास। डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, तापी नहीं करती है, ठीक है, महानदी करती है, नर्मदा नहीं करती है, गोदावरी करती है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो सॉरी, फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, पोडू इज अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस मेनली इन तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में किया जाता है। ये मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी बच्चों को बोला था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम याद कर लेना, पर्टिकुलर जगह पे उसको कहीं पे जूम कल्टीवेशन उसको बोला जाता है, कहीं पे पोडू बोला जाता है, ऐसे अलग अलग नाम थे, मैंने उसकी एक लिस्ट भी दी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस दैट कैन बी attributed टू द frequent landslides and debris avalanches in the Himalayan region। कौन से रीजन है जो फ्रीक्वेंट कैन जहाँ पे फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स आते हैं, डेबरी एवलांचेस आते हैं हिमालयन रीजन में, ठीक है। तो हिमालयंस आर टेक्टोनिकली स्टेबल, तो ये गलत है, हिमालय बिल्कुल स्टेबल नहीं है, हिमालय में कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, ये तो नॉर्मली कोई भी इंसान बता सकता है। स्लोप्स वेरी स्टीप है, ये भी एकदम सही है। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ दी सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स, जिसके वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66,
गुजरात स्टैंड्स बॉर्डर बाय, ठीक है, गुजरात का बॉर्डर किस किस से लगता है? तो पहला पाकिस्तान एंड राजस्थान इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट। पहले तो देखो गुजरात किधर आता है, यहाँ आता है, ये रहा गुजरात, यहाँ लग जाता है, यहाँ से लगता है पाकिस्तान और यहाँ लगता है राजस्थान, ठीक है। तो पाकिस्तान नॉर्थ में आता है, राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है, तो ये भी एकदम सही है। मध्य प्रदेश यहाँ आता है, तो मध्य प्रदेश ईस्ट में आता है, ये भी सही है। महाराष्ट्र एंड यूटी ऑफ दीव एंड दमन साउथ में आता है, तो ये भी सही है, महाराष्ट्र इधर आता है। अरेबियन सी बॉर्डर एंड स्टेट बोथ टू द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट, तो अरेबियन सी बॉर्डर इधर आता है साउथ में या साउथ वेस्ट में, ठीक है, तो ये भी सही है। तो चारों ही स्टेटमेंट इवेल्युएट करना है स्टेटमेंट को, तो 1 2 3 4 ऑल आर दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, which of the following geographical term is related to a naturally formed narrow typically navigable waterways that connects two larger bodies of the water, ठीक है। कौन सा जोग्राफिकल टर्म है जो नेचुरली फॉर्म्ड है, नैरो है, टिपिकली नेविगेबल वाटरवेज हैं, जो दो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को कनेक्ट करते हैं? तो ये कौन होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? एक छोटी नैरो बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है, जैसे कि पार्क स्ट्रेट जिसने बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्किपेलागो, ठीक है। आर्किपेलागो की सूटेबल डेफिनेशन क्या है? आर्किपेलागो एक्चुअली होते क्या है? अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये आर्किपेलागो है। इंडोनेशियन आइलैंड्स आर्किपेलागो है। तो चेन और सेट ऑफ आइलैंड जो है एक साथ ग्रुप किए गए उनको हम आर्किपेलागो बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज कॉल्ड वीनस, ठीक है। वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन है, ठीक है, अर्थ के जैसे ही दिखता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय द वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, फिर अर्गन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है 73%, ठीक है। तो 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि CO2 जो है वो 0.04% है और अर्गन जो है वो 0.9% है, ठीक है। इस वजह से अर्गन जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, CO2 सबसे कम है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। क्वेश्चन नंबर 71, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज हेडेड बाय, कौन हेड करता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं उसको हमेशा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 72, सुनामी कैन अकर ओनली ड्यूरिंग, सुनामी कब आती है? एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, कभी भी आ सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच प्लैनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जीसस, ठीक है। रोमन गॉड जीसस के नाम पर किस प्लैनेट का नाम रखा गया है? तो जुपिटर, ठीक है, जुपिटर को रखा गया है रोमन गॉड ज्यूस के नाम पे, नॉट जीसस, ज्यूस के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 74, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। इसी के आसपास में एक आदित्य L1 मिशन है, वो जाने वाला है इसकी स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहली लिस्ट में प्लैनेट्स दिए, दूसरे लिस्ट में सैटेलाइट्स दिए, ठीक है। मार्स, मार्स की सैटेलाइट कौन सी है? डाइमोस है, ठीक है। जुपिटर की जो है वो यूरोपा है। सैटर्न जो है वो उसकी है टेथिस, और यूरेनस की कौन सी है? टाइटेनिया है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, मैच द फॉलोइंग, पीक्स दिए और रेंजेस दिए हैं। मैंने पहले भी बोला था ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो अधिकतर मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, तो काफी कुछ मैच करने को दिया जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। गुरु शिखर कहाँ की पीक है? तो ऑब्वियसली ये अरावली की पीक है। डोडा बेटा कहाँ की पीक है? तो ये डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की पीक है। फिर अनाईमुडी कहाँ की है? अनामलाई की है। C1, अगर आपको सिर्फ सी बी ऑप्शन पता है ना तो आप ए और सी तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बी और डी में से फिर आपको देखना है। फिर धूपगढ़ कहाँ की है? सतपुड़ा की, तो D4, ठीक है, दोनों में ही है। अगर आपको ये पता है ना डोडा बेटा कहाँ की है? नीलगिरी की, तो भी आप ए बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर कंट्री इंडिया, ठीक है। इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दीजिए। बहुत मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो काफी इजी आए हैं अभी तक, जो भी पेपर में हमने देखा। हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे थे, इजी थे। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी इजी थे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी इजी थे,
इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल पे थे, बट हाँ ठीक है, मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा टफ हम उनको नहीं बोल सकते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगेन इजी लेवल पे हैं, काफी टफ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सही है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ आता है, देखो ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा इंडिया लाई करता है, तो ये ईस्ट, सॉरी यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे तो ये साउथ है, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, तो साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, ये एक्चुअली यहाँ देखो, यहाँ हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से निकलता है, तो हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है, साउथ ईस्ट में नहीं आता है। इस वजह से हम नॉर्थ वाला फॉलो करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, साउथ ईस्टर्न में नहीं आता है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो गलत है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री, ये एकदम सही है, तो रट रट गया होगा अब तक आपको। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन 1, 3, 4 आर करेक्ट, सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द हाईएस्ट रेंज इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, तो सह्याद्री है, ठीक है। पीर पंजाल मिडिल हिमालय की है, शिवालिक रेंज तो नॉर्थ हिमालय, नामचा वरवा भी पूर्वांचल हिमालय वाली साइड आता है, तो ये सारी गलत है, सह्याद्री सिर्फ इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, अरावली, ईस्टर्न हिमालय, विच ऑफ दी एबव इज आर दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वेस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न हिमालय, अरावली इज नहीं है, कोई हॉटस्पॉट नहीं है। वेस्टर्न घाट में भी बारिश ज्यादा होती है, ईस्टर्न हिमालय, दोनों ही जगह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड, ठीक है। कहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बैरन आइलैंड में, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, टाइगर रिजर्व एंड दी स्टेट पेयर्स आर मेंशन्ड अबव, व्हिच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। टाइगर रिजर्व के नेम दिए और स्टेट के नेम दिए हैं, ठीक है। तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में सही है, कमलांग टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल में है, मानस जो है आसाम में, ये भी सही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, ये गलत है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये बिहार में लोकेटेड है, ना कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, तो इसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट और इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है इंडियाज नेशनल और पर कैपिटा इनकम की रिपोर्ट के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड दी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, ये स्टेटमेंट्स दिए हैं चार। पहला, द भील आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग इन दी छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ये एकदम सही है। बैगा मीनिंग सोर्सर्स आर वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड आर स्प्रेड अक्रॉस छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड यूपी, ये थोड़ा सा क्योंकि स्टेट्स के नाम याद नहीं रहते फिर भी, लेकिन बैगा जनजाति जो है वो अधिकतर छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में रहती है, ईस्टर्न साइड में, तो उससे थोड़ा सा आप स्टेट का आइडिया लगा सकते हो, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा है द मदिया लाइव इन छत्तीसगढ़, मदिया, मदिया एक ट्राइब है, मडिया, ये लोग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में रहते हैं, ये भी सही है। संथाल जो है वो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ट्राइब है इंडिया की, और ये जो स्प्रेड है, ये लोग कहाँ रहते हैं, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4 चारों ही करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, पेयर शोइंग द स्टेट्स एंड मेजर लैंग्वेज, कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है, ये पूछा है। तो आंध्र प्रदेश में कोंकणी नहीं बोली जाती, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोंकणी नहीं बोली जाती, ये गोवा में बोली जाती है, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो ये वाला स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया, तो यही वाला स्टेटमेंट सही है। मिजोरम में लुसाई बोली जाती है, नागालैंड में नागमीज बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में निशी बोली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, अ मेगा सिटी इज एन अर्बन एरिया ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर देन, मेगा सिटी किसको बोलते हैं, जिसका अर्बन एरिया पॉपुलेशन जो है वो कितने से ज्यादा होता है, 10 मिलियन से ज्यादा होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 87, जीडीपी स्टैंड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट डज इट शो, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो जीडीपी मतलब पता है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब किसी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो बताता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो पहला वाला ऑप्शन है, इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज इन गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल आउटपुट। तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोल रहा है, ये बताता है कि कितनी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ये उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गिविंग स्टिफ कंपटीशन टू इंडिया विद रिगार्ड टू द जूट इंडस्ट्री। ठीक है, जूट इंडस्ट्री में इंडिया को कौन compete करता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है इसका बहुत अच्छा कंपटीटर है इंडिया का, जो जूट का प्रोडक्शन करता करता है अच्छे लेवल पे। फिर क्वेश्चन नंबर 89, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ पॉलिसी टू एस्टैब्लिश स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। कौन सा स्टेट है इंडिया में पहला जिसने स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो है वो स्टैब्लिश किया था सबसे पहले? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने स्टार्ट किया था। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू द लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, कौन सा फैक्टर है जो लैंड सब्सिडेंस की बात करता है, मतलब इसमें लैंड स्लाइड होता है, तो अर्थक्वेक में होता है, सॉइल इरोजन में होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, अगर वाटर का नेचुरल फ्लो आप रोकते हैं तो उसकी वजह से भी लैंड सब्सिडेंस हो जाता है, सॉइल कंपैक्शन अगर होता है तो वहाँ पे भी लैंड सब्सिडेंस होता है, और हाइडल पावर एक्टिविटी जो होती है उनके वजह से भी आपको लैंड सब्सिडेंस देखने को मिलता है। तो चारों ही ऑप्शन जो है वो, पांचों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और ये करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, इन द स्टेट्स लाइक असम क्वेश्चन मार्क एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडीज आर ग्रोन इन अ ईयर। तो कौन से तीन तीन स्टेट है जहाँ पे पैडी की क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है? तो आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये तीन ऐसे स्टेट है जिसमें पैडी बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है। पैडी राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वेस्ट बंगाल में लोग राइस ज्यादा खाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 92, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला है, द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लेवल पे, क्योंकि इसमें माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में, अगर जिन्होंने माइनिंग इंडस्ट्रीज के का टॉपिक कवर नहीं किया होगा तो उनके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो टफ रहेगा। तो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 was enacted so as to provide for the regulation of mines and development of minerals under the control of the union. The aforesaid act was amended in the year 58, 72, 86, 87, 94, 99। ठीक है, तो इसमें से ये स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है। ठीक है, ये एकदम सही है। दूसरा, नेशनल मिनरल पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की 1993 में आई थी, जिन्होंने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था माइनिंग सेक्टर में, ये भी एकदम सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने रिप्लेस किया था नेशनल मिनरल पॉलिसी 1993 को विद नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 की, ऑन 13 मार्च 2008। ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट है, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2021 was introduced. The goal of mineral policy is create a more meaningful, implementable and effective policy that promotes more openness, better regulation, enforcement, balanced society, economic growth and sustainable mining practice। ये वाला ऑप्शन गलत है। देखो क्यों गलत है, मैं बताती हूँ। तो देखो, नेशनल मिनरल पॉलिसी जो लास्ट आई थी वो 2019 में आई थी, ना कि 2021 में। और इनका जो मेन हाईलाइट था वो ये था कि मर्जर और एक्विजिशन करना माइनिंग कंपनीज का, और लीज पे देना है, जिससे कि कंटिन्यूस सप्लाई हो सके ओर्स का कॉरपोरेट एक्सपेंशन के लिए। ये मेन इनका काम था। और फिर इन्होंने ई गवर्नमेंट, आईटी इनेबल टूल्स, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाए थे, जिससे कि मिनरल इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो ये सारे काम थे, इस वजह से फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, फ्रॉम द स्टेटमेंट मेंशन बिलो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री विच हैज अ फॉरेस्ट पॉलिसी सिंस 1894। ठीक है, तो ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। द फॉरेस्ट पॉलिसी वाज रिवाइज्ड इन 1952, ये भी सही है। इन 1980 द फॉरेस्ट पॉलिसी वाज रिवाइज्ड एंड इट इज इन ऑपरेशन, ये गलत है। क्यों गलत है बताती हूँ।
क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है एक्टिव वो है 1988 की, ना कि 1980 की, ठीक है। तो 1988 वाली फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो अभी ऑपरेशन में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड द बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट 2002 आर सम ऑफ द अदर एक्ट्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कन्वर्सेशन कंजर्वेशन। तो ये एकदम सही है, सी ऑप्शन जो है वो गलत है। 9888 वाली जो है वो ऑपरेशन में है। क्वेश्चन नंबर 94, इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर मेनली बिकॉज, क्योंकि ये रेन शेडो रीजन है। ये हम लोगों ने हमारे क्रैश कोर्स में भी डिस्कस किया था। वो लीवर्ड साइड पे आता है, मतलब यहाँ वेस्टर्न घाट है और इधर ही सारी बारिश हो जाती है, इधर बारिश नहीं होती है, तो वो लीवर्ड साइड में है, रेन शेडो रीजन में, इस वजह से डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वहाँ पे रेनफॉल आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। अगर किसी को हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी भी वो ज्वाइन कर सकता है। उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। और वो जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ का है, विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब आप जब तक चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, जिस ईयर तक आपको जीपीएससी का एग्ज़ाम देना है तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑफर जो है वो सिर्फ 31 जनवरी तक वैलिड है। उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है न्यू 2024। उसके भी पहले आपको क्या करना है, सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे आपको जीपीएससी कोर्स दिखेगा और उस कोर्स को जाके आप एक बार देखेंगे। उसमें बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, वो अगर आपको समझ में आते हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाथुला पास आर करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट है जो नाथुला पास के लिए करेक्ट है? तो पहला, इट लिंक्स सिक्किम विद तिब्बत, तो ये एकदम सही है। दूसरा, इट वाज द मेन आर्टरी ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, ये भी सही है। इट वाज रीओपन इन द ईयर 2006, ये भी एकदम सही है। अब पूछा क्या है, करेक्ट आंसर पूछे हैं, तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन काफी अच्छे हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 96, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो पासेस दिए हैं और स्टेट दिया है, तो वो आपको मैच करना है। जोजिला पास ये कहाँ पर आता है, तो ये लद्दाख में आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बारालाचाला पास, ये आपका हिमाचल में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है जलेपला पास, ये सिक्किम में है, ठीक है। फिर आता है नीति पास, ये उत्तराखंड में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट। कौन है जो इंडिया को नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया के एकदम मिड में से होके जाती है। ये वाला पार्ट नॉर्थ है, ये वाला पार्ट साउथ है। नॉर्थ में कम गर्मी होती है, साउथ में ज्यादा गर्मी होती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, वियर अ बैंड ऑफ विंड कॉल्ड अ जेट स्ट्रीम इज फाउंड। जेट स्ट्रीम कहाँ पे मिलती है, तो जो अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर होता है वहां पे आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। इसके बारे में हमने क्लाइमेटोलॉजी में काफी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज्ड टू मेजर द डैमेज कॉज्ड बाय अ हरिकेन। कौन सी कौन सी स्केल है जो ये मेजर करती है कि हरिकेन की वजह से कितना डैमेज हुआ है, तो ये सफायर सिम्पसन स्केल है। कौन सी, सफायर सिम्पसन स्केल, ठीक है। ये मेंशन करती है। रिक्टर स्केल क्या मेंशन करती है, अर्थक्वेक को मेजर करती है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करती है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, तो टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से ही पूरा क्लाइमेट चेंज होता है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, सब कुछ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ तक आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। और आज हमने जो एनालिसिस किया ज्योग्राफी क्वेश्चन का, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन जो है वो काफी इजी लेवल पे थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ थे जो होना जरूरी थे। आप अच्छे से अगर आपने अटेम्प्ट किया हो, ज्योग्राफी आप पढ़ा हो, तो 50 में से आप 30+ तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आराम से 50 में से 30+ स्कोर कर सकते हो। अगर हम इकोनॉमी का सेक्शन ले तो 50 में से 20 आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, 20+ आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो इन 100 क्वेश्चंस में भी अगर आपने करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 50+ तो आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इवन 30 भी मैं तो कम बोल रही हूँ, ज्योग्राफी में तो आप 40+ आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि कुछ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टफ लेवल पे हैं, बाकी क्वेश्चंस तो काफी इजी थे, ठीक है, इजी लेवल पे थे।
तो वही है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करेंगे। एक वीडियो में ही सारा 100 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो पूरा ही करंट अफेयर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, आपका कितना स्कोर होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका प्रोविजनल आंसर की से एनालिसिस कीजिए कि कितने मार्क्स आपके हो रहे हैं, कितने आपके रॉन्ग है, कितने आपके करेक्ट हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर बन रहा है। आप प्लीज चेकआउट कर लीजिए अब इस लेवल पे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपको मेंस की तैयारी करनी है या प्रीलिम्स की तैयारी वापस से कैसे स्टार्ट करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आफ्टर प्रीलिम्स अब आपको क्या करना चाहिए, नए तरीके से कैसे आप जीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो। अगर क्लियर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।